हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT-JEE। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के एडवांस लेवल के PYQs कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 2021 से रिलेटेड। इसमें क्या बोल रखा है, फॉर एनी रियल नंबर x लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट। मतलब ये जो सिंबल है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में बता दिया है। इफ I इज रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेशन I equals to integration of this greatest integer function of under root of 10x upon x plus 1 and इन्होंने जो लिमिट्स ले रखी हैं from 0 to 10 dx, then find the value of 9 integration I। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस इन्होंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डालकर। हमें पता है कि जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास आ जाता है और अगर हमें यहाँ पर लिमिट दे रखी होती हैं 0 से लेकर 10 तक या कहीं और पर्टिकुलर नंबर तक, तो हमें इसको बेसिकली सेगमेंट वाइज करना पड़ता है, हमें इसे ब्रेक करना पड़ता है और अलग अलग नंबर्स के सेग्रीगेशन के थ्रू हमें पता लगाना होता है कि कहाँ पर हमारा ये जो ये नंबर है बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट इंटीजर बन रहा है, जिससे कि हमारी ये जो लिमिट्स हैं ये थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद अपना एक इंटीजर नंबर हमें देंगी, जिसके बेसिस पर हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो करना इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। हम देख रहे हैं कि ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसी सिंबल के अंदर वाले इस कंटेंट को लेकर चलते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1। इस पूरे को ही हम एक इंटीजर n मान सकते हैं, n मान सकते हैं, m मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने अभी के लिए इसको एक इंटीजर n मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो निकलने वाला जो नंबर होगा वो हमेशा और हमेशा एक इंटीजर की फॉर्म में ही होगा, वो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे ही हमें ये बात समझ में आती है तो हम समझ पाएंगे कि अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हमें x को n की फॉर्म में या n को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो सिंबल है ये हटा देते हैं और इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि अगर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 अगर n के इक्वल रहा होता तो x और n के बीच में क्या रिलेशन रहा होता, उसको हम अगर इस्टेब्लिश कर लेंगे तो हमें ये जो लिमिट्स दे रखी हैं इनको किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, किस तरीके से ब्रेक करना है, वो हमारी समझ में आ जाएगा। यही इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का व्यू पॉइंट है। तो हमने क्या करा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी। ये हो जाएगा आपके पास 10x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर, और यहां से आप बोल सकते हो अगर हमें यहां पर वैल्यू निकालनी होगी x की तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू n स्क्वायर x प्लस का n स्क्वायर, और हमने x वाली जो क्वांटिटी एक साइड कर ली, ये हो जाएगा 10 माइनस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू n स्क्वायर। और यहां से हम देख पा रहे हैं जो x आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, n स्क्वायर अपॉन 10 माइनस n स्क्वायर। अब हमने इसकी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, दिस सिंबल डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। हमें समझने की जरूरत है कि अगर कोई क्वांटिटी 5.2 है, अगर 5.2 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख देंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल अप्लाई होने के बाद कितनी वैल्यू देगा ये हमें, 5। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर वैल्यू रख देते हैं 5.9 तो भी हमें वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 5। तो ध्यान से समझने की जरूरत है, अगर हमने 5.1 रखी तो भी हमें वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 5, और अगर हम 5 रखेंगे तो भी हमें वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 5। इस बेसिक चीज को अपने माइंड में रखते हुए हम समझ पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू अगर इतनी आ रही है और n एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहां से सिंपल से बोल सकते हैं कि x विल बी
ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि x तो वो वेरिएबल है जिसको कि हम वेरी कर सकते हैं, n एक हमारे पास कांस्टेंट बन के आएगा। तो जो ये जो x हमारे पास आया है इंटीजर की फॉर्म में, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इंटीजर n स्क्वायर अपॉन 10 माइनस n स्क्वायर। और हमें समझ में आ रहा है कि x जो है बेसिकली इस इंटीजर के एक नंबर आगे वाले से लेस होगा, उसी के लिए हमें यहां पर समझा रखा है। तो यहां पर x जो लेस हो जाएगा वो इंटीजर के एक नंबर आगे वाले नंबर से लेस रहेगा, जो अभी मैंने आपको 5.9 वाले पॉइंट की बात बताई कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5.9 अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर से वैल्यू 5 ही आएगी। तो यहां से उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बोल सकते हैं n के अंदर बस हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, जस्ट एक आगे वाले इंटीजर से। तो ये कितना बोल सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस n+1 का होल स्क्वायर। और यहां पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकाल रहे होंगे तो अगर हम 5.9 से आगे बढ़ के अगर 6 पर पहुंच जाएंगे तो फिर से वो एक इंटीजर बन जाएगा और हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। तो बस इस एक बेसिक पॉइंट को हमने अपने माइंड में समझने की कोशिश करी, क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स अगर क्लियर होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिगार्डिंग या बेसिक मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, तो चाहे प्रॉब्लम एडवांस की हो चाहे ओलंपियाड की हो, हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, हम अब अपने जो एक्चुअल जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके ऊपर आ जाते हैं। यहां पर बोल रखा है कि हमें 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट करना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक स्ट्रक्चर जो हमें दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए, जिसको कि हमने क्या माना है कि इंटीजर n, वो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू इस 0 से लेकर 10 के बीच में दे रहा है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हमने यहां पर n इक्वल्स टू 0 के बारे में सोचा, क्योंकि एक वैल्यू इंटीजर, क्योंकि हम 0 से लेकर 10 तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर हमें n इक्वल्स टू 0 लेकर देखना होगा कि हमारा जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा। अगर हमने n इक्वल्स टू अगर 0 ले लिया तो हमें समझना पड़ेगा x हमारा कहां से कहां तक वेरी करेगा। देखो अगर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है, और हमारे पास जो x की जो एक्सट्रीमिटी आ रही है इस n इक्वल्स टू 0 की वजह से वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा। अगर हमने 0 रखा तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/9। बहुत सिंपल से हमें समझ में आ पा रहा है। तो हमें यहां पर इसमें वैल्यू पुट कर करके काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एक ब्यूटी है। अब अगर हम n इक्वल्स टू 1 के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक इंटीजर 1 भी बन रहा होगा, पहले तो 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, और जहां तक बन रहा होगा वहां तक हम इसके ब्रेकेज पॉइंट को देखेंगे। अगर हम देखें यहां पर, अगर हम n इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं, जैसे ही हम 1 रखेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 माइनस 1 मतलब 1/9। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 1 होगा, सॉरी 1/9 होगा, एंड अगर हम 1 को यहां पर पुट करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर बेसिकली 4 हो जाएगा। 4/10 माइनस ये 4 हो जाएगा, तो 4/6 ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो हमें ये 2/3 के लिए भी ये सोचना पड़ेगा। चाहे आप ये वैल्यू आप इसमें भी पुट करके देख सकते हो, मतलब n को आप इमेजिन कर रहे हो इसके अकॉर्डिंगली, उसको आप सॉल्व कर रहे हो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर, और x की वैल्यू आ रही है यहां पर। हमें बेसिकली क्या चाहिए कि जब n इक्वल्स टू 1 या n इक्वल्स टू 0, ये इंटीजर वैल्यू हमें जब यहां पर चाहिए होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली x किस तरीके से ब्रेक हो रहा होगा, बस उसी पॉइंट को बस आपको इमेजिन करना है। अब अगर आपको n इक्वल्स टू 2 के बारे में अगर सोचना होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर की फॉर्म में ही आगे ऐसे बढ़ता रहता है, तब उस केस में जब आपने n इक्वल्स टू जब 2 पुट किया होगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहां पर 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 4 ये आपके पास 6 हो रहा है, मतलब 2/3 हो रहा है। तो अगेन x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा, एंड जब आपने 2 जब यहां पर पुट किया होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 और अपॉन में ये 10 माइनस 9 मतलब 1 हो जाएगा, तो 9/1 बोले तो 9 हो जाएगा ये हमारे पास। अब
अगर हम n इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब हम देखो 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 10 माइनस 9, तो हमारे पास x जो होगा वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आना चाहिए हमारे पास, 9। अगर हम लेस देन की बात करते हैं तो हमें लेस देन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को। अगर हम यहाँ पर रख देते हैं n इक्वल्स टू 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 अपॉन अगर हम ध्यान से देखें 10 माइनस 16, तो ये माइनस का 6 हो रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है, निगेटिव में आ रही है, और हमें तो निगेटिव में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें आगे वाले उस नंबर तक जंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 के लिए हमें कहां से कहां तक काम हो जाएगा, 9 से लेकर 10 के बीच में n इक्वल्स टू 3 के लिए ही काम हो जाएगा। अब हमें अपने इंटरवल्स समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो इंटरवल्स हैं वो इसमें ब्रेक हो पा रहे होंगे। बस अब हमने अपने एक्चुअल प्रॉब्लम को उठा लिया और इंटीग्रेशन i को लिख लिया 0 से लेकर 10 तक। पहले तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को लिख लिया, ये हो रहा है अंडर रूट ऑफ, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हमें समझ में आया कि यार ये पूरा का पूरा तो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये जो लिमिट्स लगी हुई हैं हमारे पास, मतलब ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू ली है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये किसके लिए है, ये x की वैल्यू के लिए है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली किस तरीके से हमें सेट करना है वो हमने एक यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहला जो हमारे पास इंटीजर आ रहा होगा इस टाइप के रिलेशन की वजह से, या इस टाइप के रिलेशन की वजह से, वो सबसे पहला इंटीजर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हम देखेंगे कि अगर हम x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 1/9 तक, 1/9 तक, तो हमारे इस इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब अगर हम 1/9 से लेकर अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं 2/3 तक, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो इंटीजर था जिसको कि हमने कितना माना था, n, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1। बस ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से जब हम 2/3 से लेकर 9 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहां पर इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। एंड इसी तरीके से जब हम 9 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट करेंगे, 10 तक क्यों करें, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी तक दे रखी है, 10 तक। तो जब हम 9 से लेकर जब 10 के पर्टिकुलर इंटरवल की जब बात करेंगे तो हमारे पास जो इंटीजर है वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे हमारे पास इंटीजर आ रहा है 3। बस अब ये बिल्कुल पीस ऑफ केक हो गया है, बिल्कुल ही इजी हो गया है, क्योंकि आपको पता है इस 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ आ नहीं पाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि बेसिकली हमारे लिए कितना हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट कहीं लग ही नहीं पाएगी, तो ये हमारे लिए नेग्लिजिबल हो गया, ये 0 हो गया। अगर हम इस 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, x, और उसके अंदर जब हम ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/3 माइनस 1/9, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। इसी तरीके से जब हम इस कांस्टेंट को जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमें समझ में आ रहा है भाई 2 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, x। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस टाइम ऑफ 9 माइनस 2/3। एंड इसी तरीके से जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 टाइम, भाई 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेट होके x आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 माइनस 9। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 3 अपॉन 27। मेरे को बेसिक तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ इसको, और 27 माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस 3। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, 15 अपॉन 27 प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, एंड ये तो +3 आ ही रहा है।
तो ये वैल्यू किसकी आ रही है एक्चुअल में, ये आ रही है इंटीग्रेशन आई की। इसको अभी हम ऐडअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमसे जो फाइनली पूछ रखा है वो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू नहीं पूछ रखी है, हमसे क्या पूछ रखा है, 9 टाइम्स ऑफ आई। अब एक तरीका तो ये है कि भाई हम इसको पहले सॉल्व करें, इसकी वैल्यू जो आएगी उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, या एक तरीका ये भी है कि हम इसमें डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई करके 9i की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, हमने 9i निकालने की कोशिश करी तो हमारे पास देखिए वैल्यू किस तरीके से आ जाती है, ध्यान से देखते हैं। हमने जब 9 की मल्टीप्लाई करी इस पूरे के पूरे में, तो हम देख रहे हैं 9 से ये 27 3 टाइम्स से डिवाइड कर रहा है, और 3 से इस 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हमारे पास पहला जो ये नुमेरल आ रहा है वो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह जब हम 9 की मल्टीप्लाई अब जब यहां पर करेंगे इस वाले टर्म के अंदर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, और 3 की मल्टीप्लाई इस 25 इंटू 2 मतलब 50 में जब हो जाएगी तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 150। इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए हम बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट को लेके आ सकते हैं। और इसी तरीके से 3 आ जाएगा हमारे पास, जब हम इस 3 के अंदर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27। तो हम देख पा रहे हैं 27 प्लस 5 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 प्लस का 150, और ये फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 182। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।